नमस्कार दोस्तों। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एक ऐसा एक्ट है जिसमें पहली बार भारतीयों को वॉइस रॉयज काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी इसी एक्ट से मिली थी, विच कंटिन्यूड फर्दर ऑन इन द इंडियन हिस्ट्री। साथ ही साथ यह एक्ट बताता है कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर का पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था। Welcome to this series of Indian polity through mind maps. In this series, we are going to study about the Indian Council Act of 1861. But before I start, I would like to tell you about the free one-to-one mentorship of Shriram's IAS. If you have any doubt regarding your preparation, you can come to Shriram's IAS. You can meet our free mentors, expert mentors, and you have to do only one thing. You have to go to the description of this video and fill the form. Now, starting our video with the 1861 Act, the basic understanding is that in the year of 1861, under the viceroyship of Lord Canning, this particular act was passed, and it was passed by the British Parliament. Why was it passed? Because of the simple reason that the British government, after the proclamation of the Queen, which was made on 1st of November 1858, the British government wanted the Indians to be included in the administration, क्योंकि कुछ वादे किए गए थे। 1858 के क्वीन के प्रोक्लेमेशन में काफी कुछ बातें की गई थी। एनेक्सेशन पॉलिसी को रोक दिया जाएगा, रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ भारतीयों को इंक्लूड किया जाएगा गवर्नेंस में, और उसी वादे को फुलफिल करने के लिए 1861 का काउंसिल एक्ट आया और इसमें कुछ चेंजेस किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस किए गए, भारतीयों को इंक्लूड किया गया। सो पहली बार, आप तीन नाम आपने बार बार सुने होंगे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। दीज वर द थ्री पीपल विच वर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ द वॉइस रॉय। तो 6 मेंबर से 12 मेंबर कर दिए, एंड दीज वर इंक्लूडेड एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर के हाथ में उतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती थी। साथ ही साथ नॉन ऑफिशियल मेंबर को जरूरी भी नहीं था कि वो मीटिंग्स आए, अटेंड करें। इट वाज नॉट बाउंड, दे वर नॉट बाउंड, सो दे वर नॉट इवन कंसर्न्ड ऑफ अटेंड इन द मीटिंग्स। एट द सेम टाइम 1861 एक्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर्स वर रीस्टोर्ड टू बॉम्बे एंड मद्रास। दोस्तों, आपको याद होगा 1833 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट था, उसमें सारे पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव पावर मद्रास की और लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे की सबऑर्डिनेट कर दी गई थी बंगाल के अंदर। बट 1861 एक्ट के आते, काउंसिल एक्ट के आते, दीज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर रिस्टोर्ड। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव द पावर टू द वॉइसरॉय टू क्रिएट न्यू प्रोविंशियल काउंसिल्स। अब ये जो न्यू प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, ये सबसे पहले बंगाल के अंदर, दिस हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1862, देन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस in the year of 1866, and then in Punjab in the year of 1897. These provincial councils were established under the Council of India Act 1861. साथ ही साथ, जैसा इंट्रोडक्शन में अपन ने बात की, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर was given to the viceroy। इसका साफ मतलब होता है कि viceroy without consulting the legislative council can issue an ordinance, and the issuing of the ordinance, this power is valid only for 6 months। एक ordinance जिसको issue किया गया है without consulting the legislative council will only be eligible for 6 months। तो दोस्तों, ये कुछ provisions थे 1861 एक्ट के। पहली बार लीगली इंडिया में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट में देखा गया था। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वॉइसरॉयज काउंसिल में इनका दाखिला हुआ था, इनको नॉमिनेट किया गया था। बट ऑफ कोर्स देयर आर लिमिटेशंस टू दिस एक्ट। ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर्स, they were not elected, they were nominated, and they were not the real representatives, they were just picked up। भारतीय लोगों की ये मांग नहीं थी उस समय कि हमारे लोग इंक्लूड करो, बट लोग इंक्लूड करो, कुछ वो ऐसे लोग तो हैं जो
लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हो। आप राजा को, किसी महाराजा को उठाकर अगर आपने वॉइस रॉयस काउंसिल में डाल दिया, सो दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन पब्लिक। साथ ही साथ बजट का डिस्कशन जो होता था दोस्तों, वह बजट का डिस्कशन अलाउड नहीं था। इसका साफ मतलब है बजट प्रस्तुत कर दिया जाता था, पेश कर दिया जाता था, बट ना ही बजट पे किसी किस्म का डिस्कशन होता था, ना ही उस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। अब जब डिस्कशन ही नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे होंगे? बजट डिस्कशन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये प्रोविजन 1892 काउंसिल एक्ट में आया। 1861 तक देयर वाज नो provision of budget discussion and questioning on the budget, any kind of questioning on the budget. अच्छा, लेजिस्लेटिव रोल भी बहुत मिनिमल था। कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द वाइसरॉय, डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल। यह भी just because few members were nominated, that does not mean that India got real power या फिर even an inch of power. All the control of the administration was in the hand of the British Empire, was in the hand of the Viceroy. तो दोस्तों इस तरह से चीजें चल रही थी। और जो Viceroy थे भारत में, he was directly under the Secretary of State for India, and this Secretary of State for India had a council of 15. This was known as the Council of India, and this Secretary of State was a cabinet rank minister, and he was directly responsible to the British legislature, to the British parliament. तो दोस्तों इस तरह से भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। जस्ट बिकॉज 2-3 मेंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया है, इट डज नॉट मीन दैट द रियल कंट्रोल वाज द इन इंडियन हैंड। द रियल कंट्रोल वाज इन द ब्रिटिशर्स हैंड। सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1861 एक्ट? अगर आप देखें तो फर्स्ट फॉर्मल इंक्लूजन ऑफ द इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। पहली बार भारतीयों को, जैसे मैंने बोला 1858 के क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद इट वॉज नीडेड दैट इंडियंस मस्ट बी इंक्लूडेड। तो पहली बार भारतीयों का इंक्लूजन हुआ था लॉ मेकिंग प्रोसेस में। पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बने थे भारत में। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन विच केप्ट ऑन इंक्रीजिंग देयर आफ्टर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अ फ्यू थिंग्स सच एज डायarchy, such as provincial autonomy. Diarchy was introduced in the 1919 Government of India Act in the provinces. In 1935 Government of India Act, the provinces became autonomous, whereas the diarchy was shifted to the national level. There was also an all India federation. So representation बहुत बढ़ता गया जैसे जैसे समय आगे जाता गया, but this was the first instance of representation, and it was the foundation for the later reforms such as the one which we talked about just now, diarchy and other things. Although diarchy was again not a very successful idea, it did not work at all because there were two kind of subjects, transferred and reserved. Please see the video regarding the 1919 Act in order to get the clear picture of what diarchy was all about, and the video of Government of India Act 1935 to get the clear picture of what was All India Federation and how Indians did not accept the All India Federation, but they have fought election in 1937 according to the Government of India Act 1935, and Congress made several ministries and did something for the people of India. Thank you very much for joining me in this video. Have a nice day and Jai Hind.